Now, we had started the very last chapter of this unit, which is the capital theories of capital structure. And I believe most of you have already seen the very first recorded lecture which I sent you with you all. We talked about what exactly is a capital structure theory. साथ में हमने ये बात की why the capital structure is important, why the composition of the different long-term funds, which is debt and equity are important. अच्छा, आपको कोई नॉइज आ रही है बैकग्राउंड में अभी भी? हेलो हेलो, Yes, sir. एक मिनट, वो बस मीटिंग बचे खत्म होने वाली है, जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट. ओके, जस्ट मिनट, मैं मीटिंग लीव कर दूंगा. ओके, ठीक है. हाँ जी, तो बच्चे हमने लास्ट टाइम कैपिटल स्ट्रक्चर डिस्कस की थी और उन थियरीज में हमने ये पाया था कि जो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, व्हाई द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपनी इज इम्पोर्टेंट. एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन विच वाज अनआंसर्ड इन द फर्स्ट क्लास वाज, is there any relationship between the capital structure of a firm and value of the firm? क्या वैल्यू ऑफ द फर्म किसी तरह से अफेक्ट करती है कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंज होने में, या ऐसा कुछ नहीं है? तो इसी एक क्वेश्चन के बेस पर देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स. द फर्स्ट सेट ऑफ अप्रोचेस इट सेज यस इट डज अफेक्ट, यानी कि अगर आप चेंज कर दें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को, आप डेट का पोर्शन ज़्यादा बढ़ा दें या इक्विटी का बढ़ा दें, या आप अपने रिटेन अर्निंग को यूज़ करने लगें या प्रेफरेंस शेयर्स को आप यूज़ करने लगें, तो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म पर फर्क पड़ेगा. एक अप्रोच ये है. एंड द सेकेंड अप्रोच सेज नो इट डजंट. इट मीन्स एज पर द सेकेंड अप्रोच इट सेज दे हैव नो रिलेशनशिप एट ऑल. आप कैपिटल स्ट्रक्चर को कितना भी चेंज करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के वैल्यू ऑफ द फर्म पर. ठीक, तो ये चीज़ें हमें इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हमें डिफरेंट अप्रोचेस में मिलेंगे और उसी बेस पर हम आज एक अप्रोच की बात करेंगे. आई मीन वी आर स्टार्टिंग विद दिस अप्रोच विच इज नोन एज नेट इनकम अप्रोच. यहाँ तक सबको क्लियर है? फाउंडेशन क्लियर है? हम क्या कर रहे हैं एवरीवन? ठीक है, ओके गुड. नेट इनकम अप्रोच, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था काफ़ी हद तक, नॉट एंटायरली, बट आज मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा एक डिस्कशन करना चाहूँगा. Net income approach. What is this net income approach? This approach was given by कई बार interviews and MCQs में क्वेश्चन आता है. What is this net income approach? This, or who has popularized this net income, or propounded by whom net income approach? The net income approach was given by Durant. Durant. He was the economist and one of the most celebrated financial manager in a reputed company at that time in 90s. So he had come up with the idea of the net income approach. इनके हिसाब से जो फर्म की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फर्म and what, and composition of funds, which is capital structure. They are related. They are related. They are related. और इन्होंने कुछ assumptions बनाई. They had certain assumptions. इन्होंने बात की कि कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की, द वेरी फर्स्ट थिंग, द कैपिटल रिक्वायरमेंट, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इट रिमेन्स सेम. कुछ assumptions की बात कर रहे हैं, इट रिमेन्स सेम.
इन्होंने साथ में बताया कंपनी के पास। हाँ जी बोले। सर पयोधी का मैसेज आया, कैन यू प्लीज गिव हर एंट्री? आपको थी आज, वो इतना लेट है आज क्लास में, क्या है उनसे पूछा आपने? आई एम नॉट श्योर सर, मैं पूछ चुकी हूँ एक बार। यस पयोधी, पयोधी एम आई ऑडिबल? एंटर हुई है वो नहीं हुई है? ठीक है, लेट्स स्टार्ट नो, कोई बात नहीं। कैपिटल रिक्वायरमेंट जैसे मैंने बताया इट इज सेम, इट डज नॉट चेंज। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, कि ये अप्रोच कहती है कि जो कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी कंपनी इस सिचुएशन में नहीं है कि दे नीड मोर कैपिटल, दे नीड एडिशनल कैपिटल। यानी जो आपको क्वेश्चन भी मिलेगा नेट इनकम अप्रोच में, वो क्वेश्चन मिलेगा कि कंपनी के पास दीज आर द फंड्स राइट अवेलेबल टू द कंपनी। तो यानी कि हम एडिशनल फंड्स की बात नहीं करेंगे, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है फर्स्ट अजम्पशन का। द सेकंड थिंग इज, कंपनी के पास इरिडीमेबल डेट है। इरिडीमेबल डेट, इरिडीमेबल डेट की जब हम बात करते हैं, इरिडीमेबल डेट गलत लिख दिया, इरिडीमेबल डेट इट मीन्स इट इज परपेचुअल इन नेचर। व्हाट डज इट मीन? इनफिनाइट लाइफ टाइम। यानी आपको डेट वापस नहीं करना है, ये आपको लॉन्ग टर्म तक रखना है। ऑल्दो इट इज नॉट अ रियलिस्टिक रियल assumption बट स्टिल इट इज इम्पोर्टेंट। ये इम्पोर्टेंट है काफी, क्योंकि जब तक आपके पास ये अप्रोच है, आपका कॉस्ट ऑफ डेट निकालने का तरीका भी एक डिफरेंट होगा। ठीक है, और अगर रिडीमेबल डेट हो जाएगा तो उसका डिफरेंट तरीका होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस। तो इरिडीमेबल डेट है, इट मीन्स इट इज परपेचुअल इन नेचर। साथ में क्वेश्चन में भी हमें क्लियर कर दिया गया कि जो कॉस्ट ऑफ डेट है ना, इट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सिंपल बता दिया इन्होंने, पहले ही डिस्कस कर दिया कि कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो एक चीज तो हमें वैसे ही समझ आती है इस नेट इनकम अप्रोच से, कि आपने पहले यही अगर डिक्लेयर कर दिया कि द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसका मतलब if you if you employ more and more debt in the capital structure, तो ओवरऑल जो कंपनी का वैक है, वैक मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ओ, ये ऑलरेडी कम आएगा। जितना ज्यादा डेट होगा, मोर डेट, जितना ज्यादा डेट उतना कम वैक। ये सर नो क्लास, ये सर नो। Yes. ठीक है, सिंपल सिंपल लॉजिक है। ठीक है, तो ये इस अप्रोच का ये एक्सप्रेशन है। साथ में टॉक्स अबाउट नो टैक्सेस एंड नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये तो देखिए सबसे बड़ा झूठ है कैपिटल मार्केट का। नो टैक्सेस जरूर कम हो सकते हैं बट कभी खत्म नहीं हो सकते। ठीक, नो ट्रांजेक्शन। अगर आप एक शेयर बाय कीजिए तो आपको पता लगेगा, दे आर द एप्स जहाँ पे आप 20 रुपए का शेयर भी बाय करेंगे, 20 रुपए का उस पर ब्रोकरेज लग जाता है। तो समटाइम इट हैपेंस कि शेयर प्राइस से ज्यादा ब्रोकरेज भी होती है। नो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो ये तो बहुत बड़ा झूठ है बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आप सिर्फ किन कॉस्ट को कंसीडर करेंगे? यू विल कंसीडर ओनली कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, एंड वी ऑल नो द फॉर्मूला, के ओ अगर आप निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ वैक, आई मीन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट ऑफ डेट, उसका वेटेज, कितना वेटेज है टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में, एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, उसका वेटेज। राइट, उनको आप प्लस कर दो, देन यू विल हैव कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। एम आई क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ठीक है, सबको समझ आ रहा है एवरीवन? ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए इतना हमें अगर आइडिया है, इतना आइडिया होने के बाद नेट इनकम अप्रोच के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में, और एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया होगा वो क्लियरली स्टेट होगा whether you should opt the net income approach, NOI और MM hypothesis और ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, तो आपसे क्लियरली वो बताएंगे, आपसे छुपाएंगे नहीं बात कि आपको कौन सा करना है। दे विल क्लियरली स्टेट आउट विच अप्रोच वी आर गोइंग टू यूज और वी शुड अप्लाई इन ऑर्डर टू कम अप विद द राइट आंसर। ठीक है, नाउ
आई डोंट नो ये क्लास में मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया है, बट आई एम कैरिंग अवे विद दिस क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ। आई थिंक मैंने बताया भी है आप लोगों को सबको कि व्हाट इज लाइक, अगर बात करें वैल्यूएशन की, फॉर्म की वैल्यूएशन की, हाउ टू कम अप विद द वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। ये मैंने फर्स्ट क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर में भी बताया था, हाउ टू कम अप विद द वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कुछ नहीं है, जितनी भी कंपनी की अर्निंग्स है, कंपनी की अर्निंग्स को डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यू विल हैव द वैल्यूएशन, टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म। एंड टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे आएगा? टोटल वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इक्वल्स टू वैल्यूएशन ऑफ डेट प्लस वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। यू विल हैव वैल्यूएशंस। अच्छा, ये बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विटी वैल्यूएशन? इक्विटी वैल्यूएशन, अगर मुझे इक्विटी का भी वैल्यूएशन चाहिए तो which formula we can apply for the valuation of equity? So profit after tax upon cost. Very good. Yes, profit after tax divided by cost of equity, right? And in this case, valuation of debt, Manish? So interest income divided by Very cost. good. Yes, interest income divided by cost of debt. You will get this. ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लो, then you will have the valuation. Valuation का फॉर्मूला ये ईबीआईटी, क्योंकि सब कुछ ईबीआईटी में से ही आएगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईबीआईटी में से आएगा, इंटरेस्ट भी ईबीआईटी में से आएगा, तो इसलिए ये इसका टोटल ओवरऑल फॉर्मूला है। दिस इज द वैल्यूएशन फॉर्मूलाज। ठीक है, तो ये हमें याद रखने हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे चलने का मतलब है न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और मैं इन अप्रोच के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा नेट इनकम अप्रोच के कॉन्टिन्यूशन में। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है। कंपनी का ईबीआईटी है 4 लाख। The EBIT, earning before interest and taxes, which is the operating income of a company, is 4 lakh, 4 lakh है। It has equity share capital and the cost of equity is assumed to be 10%. It means KE is given, KE is given 10% cost of equity. It has also issued 8% debt of 5 lakh. 8% debt. It means the cost of debt is 8%. 8%. 8%. And value of debt कितना है? The total value of the debt, value of debt, value of the debt is 8 lakh. एक second. Value of the debt is 5 lakh. 5 lakh. Find out the value of the firm and the overall cost ऑफ कैपिटल। आपको फॉर्म की टोटल वैल्यू के बारे में बात करनी है, साथ में आपको फॉर्म की टोटल वेटेड एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू कम अप विद दिस? क्या सही तरीका होना चाहिए? कोई बता सकता है किस तरह से इस क्वेश्चन को करना चाहिए? यस, थिंक अबाउट इट। बताइए क्या तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। वैल्यू ऑफ द डेट इज गिवन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज गिवन,
EBIT is given and the cost of debt is also there in the question. आपको बताना है दो चीज, which is weighted average cost of capital, overall cost of capital of the firm, and valuation of the firm, overall valuation of the firm. Yes, Ashija, am I audible, Ashija? यस सर पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी फाइंड करेंगे. ओके, वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे फाइंड आउट करेंगे आशीषा? सर ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर सकते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. ओके, वेरी गुड. EBIT is 4 lakh minus interest payment which is the fixed financial charges. कितने हैं फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस बताइए? 40,000. 40,000 कैसे हैं? Yes, 5 lakh per 8%. Value of the debt is 5 lakh. Cost of debt is 8%, which is 40,000. इसका 40,000 होगा interest payment. Now, 3,60,000 is earning before taxes. Earning before taxes. जैसे हमने बात की है, टैक्सेस यहाँ पर इस मॉडल में टैक्सेस नहीं है, इस अप्रोच में टैक्सेस नहीं है, तो नो टैक्सेस एंड देयरफॉर द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 3,60,000. कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3,60,000 ही रहेगा. नाउ ये प्रॉफिट है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, तो कैन आई से दिस इज द अर्निंग ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर्स? यस, अर्निंग्स टू शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स. Cost of debt is cost of equity, sorry, cost of equity is 10%. 10% की कॉस्ट पर आप इतना अर्न करते हैं 3,60,000, तो ओवरऑल वैल्यूएशन क्या होगी? सिंपल है, ओवरऑल वैल्यूएशन 3,60,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 10% डिवाइड कर दो. वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी इज 36 लाख. तो आई होप वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी सबको क्लियर हुआ होगा. यस, 36 लाख कैसे? ठीक है, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी. नाउ वी ऑल नो द वैल्यूएशन ऑफ डेट 5 लाख ही है, क्योंकि 5 लाख का आपने डेट लिया हुआ है, क्वेश्चन में बताया है. द वैल्यूएशन ऑफ डेट इज 5 लाख. तो अगर मैं इस ए सेगमेंट को ऐड कर दूं इस बी सेगमेंट से, तो आपके पास आएगा टोटल ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द फर्म. Valuation of the firm, which is 36 lakh plus 5 lakh, 41 lakh. 41 lakh is the valuation of the firm. ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इज 41 lakh. अच्छा, आप मुझे बताइए कॉस्ट ऑफ ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट. यस यस, बोलिए. ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. How did we get 36 lakh? हेलो हेलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड में काफी वॉइस है एंड आई डोंट इवन नो द नेम ऑफ द स्टूडेंट. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. ओके, लेट मी ट्राई दिस. वैल्यूएशन ऑफ द फर्म का फॉर्मूला याद रखो, स्टिक विद योर बेसिक्स ओनली, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है. वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, ओवरऑल फर्म का वैल्यूएशन कैसे निकलेगा? फर्म का EBIT कितना है वो डिवाइडेड बाय व्हाट, बताइए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Sir, हाँ जी, बोलिए. Payodhi has messaged her query. She was asking, can you please explain how did we get the amount 36 lakhs? यस प्रयोधि, देखिए आपकी जो टोटल अर्निंग है विच इज अवेलेबल टू द शेयर होल्डर इज 3,60,000. ठीक है, 3,60,000. और जितना भी आपने इक्विटी रेज किया उसका कॉस्ट है 10%. 10% इज द कॉस्ट.
तो 3,60,000, if the 3,60,000 is the earning and we want to know the value of the firm, valuation of equity, तो ऑब्वियसली इसका 10 ज्यादा होगा बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 10%। इसको इस तरह से देखते हैं कि 10% आपने अर्न कैसे किया होगा। 10% आपने अर्न कैसे किया होगा? आपने 10% विच इज द मिनिमम कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न टू द शेयर होल्डर, उन्हें 10% तो चाहिए ही चाहिए। अगर शेयर होल्डर्स ने 36 लाख रुपए हमने रेज किया शेयर होल्डर्स से एंड दे नीड एटलीस्ट 10% रिटर्न, तो उसका मतलब उन्हें रिटर्न कितना मिलेगा? 36 लाख का 10% विच इज 3,60,000। तो फॉर्मूले को आप इंटरचेंज कर दो वैल्यूज को, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 10%, यू विल गेट टू नो कि आपने टोटल कितना उनसे कितना रेज किया था। यू गेट टू नो 36 लाख इज द वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। इस तरह से आए, ठीक है। तो 36 लाख इज द वैल्यूएशन ऑफ द फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे, आई होप अब पीओसी को क्लियर होगा। नाउ ये फॉर्मूला आप यूज कीजिए। आपके पास ईबीआईटी है, बिल्कुल है। क्या आपके पास वैल्यूएशन ऑफ द फर्म है? बिल्कुल है। आपके पास ये नहीं है तो वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कोई परेशानी थोड़ी। ईबीआईटी इज समथिंग, ईबीआईटी इज व्हाट? 4 लाख ईबीआईटी है। देखो मैंने सेम फॉर्मूले में वैल्यू को इंटरचेंज किया, मैंने कुछ नहीं किया। वैल्यूएशन ऑफ द फर्म इधर आ गया, केओ, क्योंकि ये कैलकुलेट करना है, ये इधर आ जाएगा, राइट। ये हमें ऑब्वियसली चाहिए। नाउ वैल्यूएशन ऑफ द फर्म वाज 41 लाख। बताइए कितना आसान है। 4 लाख डिवाइडेड बाय 41 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताइए मुझे। 10 तो नहीं आएगा फॉर श्योर, 10 से थोड़ा सा नीचे आएगा। 10 नहीं आने वाला है। 10 के ऊपर कितना होना चाहिए था? 4,10,000 होना चाहिए था, ठीक है। ये 9.8 के आसपास आना चाहिए। प्लीज कैलकुलेट 4 लाख डिवाइडेड बाय 41 लाख। 9.75. 9.75। 75. ओके फाइन। ये क्या है? दिस इज द कॉस्ट ऑफ Overall weighted average. वेरी ओवरऑल कॉस्ट, ठीक है। एंड इट लाइज समवेयर बिटवीन द कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला एक्सप्रेशन इसी से रिलेटेड है। कॉस्ट ऑफ डेट सबसे कम है, इट वॉज 8%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी वॉज 10%। नाउ लुक एट दिस, इट शुड बी समवेयर बिटवीन दिस, क्योंकि बीच में ही होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है ना। इट शुड ऑलवेज बी इन बिटवीन दिस लाइन। ये सबको क्लियर है। बट द वैल्यू comes out is this 9.75%. So don't you think, class, don't you think the overall cost of capital is somehow, it is almost same as the cost of equity? Almost same, almost same है 9.75%, राइट। और कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो ऑलमोस्ट ये से मिमिक कर रहा है। क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन भी तो देखो ना, 36 लाख का इक्विटी, 5 लाख का डेट। इक्विटी हैज मोर एक्सपोजर, दिस कंपनी हैज मोर एक्सपोजर इन इक्विटी। इक्विटी कितना होगा इसका? ऑलमोस्ट 90% इक्विटी है, और कंपनी का सिर्फ 10%, थोड़ा उससे ज्यादा, 10% प्लस क्या है? डेट है। तो कंपनी अगर डेट इंट्रोड्यूस ज्यादा करे, बढ़ाती रहे डेट, तो आपको नहीं लगता है कि ये कम होना चाहिए, इधर की तरफ जाना चाहिए? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes. Right. The more company will use debt, the more cost of capital will approach cost of debt. लेकिन कभी भी सेम नहीं हो सकते। Weighted average cost of capital and cost of debt, they can never be same. हो ही नहीं सकता। हाँ, weighted average cost should be equals to cost of equity जब बिल्कुल भी डेट ना हो, तो वो तो इट मेक सेंस। लेकिन वेटेड एवरेज कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डेट कभी भी सेम नहीं हो सकते। रीजन क्या है? क्योंकि फर्म कभी भी
बिना इक्विटी के नहीं चल सकती. देयर शुड बी एटलीस्ट अ मिनिमम पोर्शन ऑफ द इक्विटी इन द फर्म्स कैपिटल स्ट्रक्चर. समझ आया सबको मैं क्या बता रहा हूँ? Yes, सर. sir. ठीक है, इजी है समझने के लिए. ये मैं जो आपको बता रहा हूँ नेट इनकम अप्रोच ही बता रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इट मेक सेंस ना. आप मान लीजिए आप इसको इस तरह से देखिए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. आप दो अलग अलग बनियों के पास जाते हैं. बनिए मतलब दोज हु लेंड मनी, राइट? तो आप मिस्टर बंसल के पास गए और एक मिस्टर गुप्ता जी के पास गए और आपने उनसे पैसा बोरो किया. मिस्टर बंसल जी आपको 10% पे देते हैं और मिस्टर गुप्ता जी आपको 15% पे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, 15% is the rate of interest charged by Mr. Gupta and 10% is charged by Mr. Bansal. ठीक है, अब देखा जाए आप दोनों से पैसा उधार ले रहे हैं. ठीक है, आपका जो टोटल उधारी है उसकी इफेक्टिव कॉस्ट कितनी आएगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने मिस्टर गुप्ता जी से ज्यादा उधार लिया है, मिस्टर बंसल से ज्यादा उधार लिया. अगर आप मिस्टर गुप्ता से ज्यादा उधार ले रहे हैं which has a higher cost of borrowing, तो आपकी ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट भी तो ज्यादा ही आएगी ना क्लास. ये सुन लो, Yes, sir. राइट? और जितना ज्यादा मिस्टर बंसल से उधार लेंगे कॉम्पोजिशन में उतना वो कम आएगी, क्योंकि ही हैज लेसर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, ही इज ऑफरिंग एट अ लेसर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. सेम सेंस यहाँ पर. इसलिए एक लॉजिक से पढ़ो चीजों को, रट्टा मत मारो. वी ऑलवेज डू इट, वी ट्राई टू लर्न ऑल दीज फॉर्मूलाज एंड इट डज नॉट मेक सेंस. मेरे को तो कभी समझ नहीं आया कि हम इसका रट्टा क्यों मार रहे हैं. इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप इन सब चीजों को ध्यान रखो. अजम्पशन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल. नेट इनकम अप्रोच की अजम्पशन ही यही है द कॉस्ट ऑफ डेट इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो भाई कितना भी इक्विटी डेट बढ़ाते रहो, जितना डेट बढ़ाओगे उतना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम आएगा ना. कोई बड़ी बात तो हमने नहीं की है. सिंपल. नाउ अब इसका एक डायग्राम बना देते हैं. एग्जाम में डायग्राम इंपॉर्टेंट है. नेट और जीआरएफ के एग्जाम्स में तो कई बार सिर्फ डायग्राम दे देते हैं और ये बताते हैं कि डायग्राम किस अप्रोच से रिलेटेड है. ठीक है, तो डायग्राम यू शुड नो द डायग्राम एज वेल. ठीक है, तो प्लीज इन केस इफ यू वांट द स्क्रीनशॉट. Done, sir. ठीक है, ओके. नेक्स्ट. ये डेट का पोर्शन है एंड दीज आर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Cost of capital. Now the assumptions. The very first assumptions. अच्छा assumptions क्या है बता सकते हैं? Assumptions बताइए. Cost of debt and the cost of equity they are given. वो चेंज नहीं हो रही है, right? Yes or no? Yes, sir. हाँ. And the cost of debt is lesser than cost of equity. तो चेंज नहीं हो रही तो horizontal होंगी. सिंपल है. They are the horizontal. They should be the horizontal only. Yes. ओके, इसे मैं क्या नाम दूं? कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी? दिस वन. Cost of debt. बिल्कुल, क्योंकि दिस इज लेसर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी. नाउ अब देखिए, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट वैक केओ शुड लाई बिटवीन इन दीज टू लाइंस. यस और नो? इनके बीच में होनी चाहिए कहीं ना कहीं. ठीक है, बिल्कुल. फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी हैज नो डेट एट ऑल, कंपनी का कोई डेट नहीं है. देखिए डेट जीरो है ना, डेट पोर्शन इज जीरो. तो कंपनी की कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट सेम होगी. कैन आई से ऑन दिस पॉइंट के ई इक्वल्स टू
के हो? बिल्कुल, क्योंकि Yes. डेट तो है ही नहीं। लेकिन as you increase debt portion, as you increase the debt portion in the capital structure, आपको क्या लगता है ये कम आने शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी? मोर डेट, मोर द डेट, लेसर the cost of, lesser the cost of overall cost. Okay. लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे को टच कर सकते हैं कभी, ये दो लाइंस? No, sir. नहीं कर सकते, क्योंकि टच करने का मतलब होगा कि कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट एंड द कॉस्ट ऑफ डेट दे आर सेम, और इसका मतलब ये होगा कंपनी का इक्विटी है ही नहीं तो It is कॉस्ट, zero. और ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी ये बनाया जाता है, और मैंने आपको लॉजिक के साथ क्लियर करने की कोशिश की है। क्या हो गया, एक सेकंड, इस तरह से जितना ज्यादा डेट होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतना कम आता रहेगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डेट कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। ये है नेट इनकम अप्रोच, एन ओ नेट, सॉरी, नेट इनकम, एन आई अप्रोच। किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir. ठीक है, गुड। अब अगली अप्रोच के बारे में भी हमें डिस्कस करना है, विच इज नॉन एज NOI। नाम से पता लग रहा है NOI, नो। नो का मतलब, ये अप्रोच का अलग, इस अप्रोच के अलग assumptions हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस अप्रोच से तो साफ पता लग रहा है कि जैसे जैसे कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, द वे द कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस, वैल्यूएशन ऑफ द फर्म विल ऑल्सो चेंज। बिल्कुल चेंज हो रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी चेंज हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट मीन्स द दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म, दे हैव द रिलेशनशिप, दे आर रेलेवेंट, ये रेलेवेंट है एक दूसरे के लिए। बट देयर वाज अनदर थिंग एज वेल विच सेज, भाई आप डेट ज्यादा यूज करो, डेट कम यूज करो, इक्विटी ही यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के वैल्यूएशन पर, या कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर। ये अप्रोच है जिसे कहते हैं इररेलेवेंस अप्रोच। इररेलेवेंस का मतलब, द कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी हैज नो रेलेवेंस इन डिटरमिनिंग द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो ये अप्रोच हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, ये आपको ध्यान रखना है। और विच इज अ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI। NOI का मतलब, मैं मेरे लिए याद करने का हमेशा तरीका, ये MCQs में ये रहता था, समटाइम भी कंफ्यूज, NI है वो NOI है। तो NO का मतलब नो, नो का मतलब नो रेलेवेंस, इस तरह से याद रखो, नो रेलेवेंस, NO अप्रोच। तो NO अप्रोच, वी विल डिस्कस द NO अप्रोच इन नेक्स्ट क्लास। रीजन ये है बिकॉज मुझे अभी एडमिशन ड्यूटीज के कुछ चेक करनी है, कुछ चीजें, आई मीन द एप्लीकेशंस, तो मैं आपको अभी 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, ठीक है? As far as the next class is concerned, I'm not very sure whether we have tomorrow leave or not. Any idea? हमारी कोई लीव है कल, कोई कोई हॉलीडे है? Not sure, sir. सर Okay. कल तो शायद वैसे ही क्लास है, कल क्या है? ट्यूसडे। कल तो Tuesday है, sir. अच्छा हाँ, ट्यूसडे मेरा ऑफ होता है, बट सिंस वी आर लेगिंग बिहाइंड, और मुझे लग रहा है कि एक हफ्ता हम लेट चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से, तो what I can do, I can record a lecture today only because I have to visit the college and two other places as well. दिवाली के फंक्शंस ऐसे हैं कि भाई आपको अपने फैमिली में भी जाना पड़ता है, और आपको अपने ऑफिशियल काम तो करना ही है। तो कल वैसे मेरा ऑफ है, बट स्टिल आई विल डू वन थिंग, आई विल रिकॉर्ड अ लेक्चर। ठीक है, कल मैं काफ़ी बिजी हूँ, तो आई वॉन्ट बी एबल टू टेक योर क्लास। अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेना भी चाहूँ तो कल नहीं ले पाऊंगा। All I can do is I can just take your lecture in recorded way. I will send you the recorded lecture. ठीक है? Okay, sir. हाँ, श्योर वो सर। मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिसमें मैं NOI डिस्कस कर लूँगा। NOI के बाद ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। There are very few things which are there after NOI. Traditional approach, one of the most realistic approach. Traditional approach more realistic है। देखिए,
अभी आपने एनआई पढ़ा, नेट इनकम अप्रोच, क्या आपको कुछ ये पता लगा कि हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की कहीं बात कर रहे हैं? कुछ पता लगा ऐसा? No, sir. नहीं पता लगा। हमें तो बस इतना पता लगा कि जितना ज़्यादा आप डेट कम करते रहेंगे उतना, सॉरी, जितना ज़्यादा आप डेट पोर्शन इंक्रीज करेंगे इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, उतना ही कम कंपनी का वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा। इससे ज़्यादा हमें कुछ पता नहीं लगा। आपसे कोई पूछे कि क्या बेटर रहेगा, आप ये कह सकते हैं जितना ज़्यादा डेट यूज हो उतना ज़्यादा बेटर है अभी के लिए। अभी हम किसी तरह के ऑपरेटिंग एंड बिजनेस रिस्क की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अजम्पशंस में इंक्लूड है ही नहीं वो रिस्क। ठीक है, अजम्पशन तो बहुत सीधी सादी अजम्पशंस हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा ज़्यादा रहेगी कॉस्ट ऑफ डेट से, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में अलग चीज़ें हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें बताएगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, आप अपने ऊपर रख के देखिए ना। बिल्कुल, आपने मिस्टर ए से उधार लिया, मिस्टर बी से उधार लिया, मिस्टर ए आपसे 10% चार्ज कर रहे हैं, मिस्टर बी आपसे 12% चार्ज कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा उधार लेते रहेंगे, मिस्टर ए की भी रातों की नींद उड़ने वाली है और मिस्टर बी की भी रातों की नींद उड़ने वाली है कि भाई कैसे, क्या ये पैसा वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यस और नो, ऐसे ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. आप फ्रीली सेम रेट पे क्या उन्हें आगे भी लोन देते रहेंगे? नहीं, फ्री सेम रेट पे तो नहीं देंगे। अब आप ये कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आप अब ना बहुत ज़्यादा रिस्की हो गए हो, आप पता लग रहा है इधर से भी उधार ले रहे हो, उधर से भी उधार ले रहे हो, इट मीन यू आर टेकिंग मोर एंड मोर डेट, you are increasing the debt leverage in the financial structure of capital structure of the company। तो ऐसा करो, हमें ज़्यादा डेट चाहिए, अब हमें ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, वी नीड मोर कंपनसेशन, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा कंपनसेशन यू विल डिमांड। तो धीरे धीरे ना कॉस्ट ऑफ डेट भी इंक्रीज होने लग जाता है। तो ये अप्रोच तो बहुत सीधी सादी अप्रोच है, जो अप्रोच थी एनआई अप्रोच गिवन बाय द डोरेंट, इसका रियलिटी से कोई ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। रियलिटी से लेना देना है ट्रेडिशनल अप्रोच का, बहुत अच्छा लेना देना है, जिसमें हम क्रेडिट रिस्क की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल रिस्क की बात करते हैं, ठीक है, हम मॉरल हैजर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नहीं पढ़ा ऐसा। यहाँ पे हमने एक दो चीज़ें देखी कि नहीं, डेट बढ़ाते रहो बस, और डेट बढ़ाओ, सेम रेट पे डेट बढ़ाओ। ठीक है, तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से लेमन वे में समझा पा रहा हूँ सब। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके दोनों अप्रोचेस क्लियर कर दूंगा, और उसके बाद इसमें कुछ नहीं होगा, फिर हमें नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करनी, बहुत छोटी यूनिट है, डिविडेंड मॉडल। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि हमें अभी भी 2 हफ्ते लगने वाले हैं। होपफुली मेरे कुछ पर्सनल चीज़ों में बहुत बिजी रहने वाला हूँ आगे, बट वो मैं मैनेज कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। बट आप एक चीज़ का ध्यान रखें, डू टेक क्लासेस सीरियसली। नहीं लेंगे आप लोगों के लिए नुकसान है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। Second thing is, as far as your assignment part is concerned, I'll be sending your assignment part। वाइवा तो अभी दिवाली के बाद ही ले पाऊंगा मैं, तो मैं आपका असाइनमेंट पार्ट पहले सबमिट शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आज शाम तक आपका असाइनमेंट मिल जाएगा, और विद इन अ वीक जो भी टाइम पीरियड होगा उसमें आपको असाइनमेंट देना है, एंड वो इवेल्युएट मैं करूँगा। वाइवा जरूर आपका दिवाली के बाद ही अब मैं कंडक्ट करूँगा। ठीक है, एम आई क्लियर? Okay, sir. ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Excuse me, sir.